नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आरबीआई के इंटरनल वर्किंग ग्रुप के द्वारा एक रिकमेंडेशन दिया गया था कि यहां पर जो लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं हमारे देश के अंदर, उनको बैंक का प्रमोटर बना देना चाहिए, मतलब कि अलाउ कर देना चाहिए। अभी तक क्या था, ये अलाउड नहीं था। अब इसको लेकर रघुराम राजन जी और जो विरल आचार्य हैं, उनके द्वारा काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। इवन कई सारे ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा किया जा रहा है। आप यहां पर देख सकते हो, राजन, विरल आचार्य रिप अपार्ट आरबीआई ओवर बैंक लाइसेंसेस फॉर लार्ज कॉर्पोरेट। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये जो वर्किंग ग्रुप के द्वारा ये पर्टिकुलर रिकमेंडेशन है, इसका अर्थ क्या है और यहां पर रघुराम राजन जी और विरल आचार्य जी का क्या क्रिटिसिज्म है इस पर्टिकुलर चीज को लेकर, तो काफी डिटेल में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेट मी टेल यू कि ये जो आपके स्मार्ट कोर्सेज हैं, अब आप इसको लार्ज स्क्रीन में भी देख सकते हैं। जी हाँ, studyIQ.com पर आपको जाना है और ये मोबाइल में ही नहीं, अब आप लार्ज स्क्रीन पर ही इसको देख पाएंगे। तो यहां पर हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने बता दूं आपको कि आज सुबह ही मैंने ये वीडियो डाला था कि आरबीआई की जो पैनल है, इसका नाम है इंटरनल वर्किंग ग्रुप। आरबीआई के अंदर ही एक ग्रुप बनाया गया और उनसे एक तरह का जो गाइडलाइंस है वो लेने की कोशिश की गई। उन्होंने यहां पर रिकमेंडेशन दिया है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं, ध्यान रखिएगा ये पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बैंकों के लिए है। तो उनकी ओनरशिप कैसे होनी चाहिए, क्या यहां पर किसी को अलाउ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर पूरा रिकमेंडेशन आया है। तो यहां पर मैंने डिटेल से बता दिया था और आप देख सकते हो 20 नवंबर को यह रिलीज किया गया था। तो यहां पर कई सारी चीजें बताई गई थी, लेकिन एक जो पर्टिकुलर मुद्दा है जिसको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है, वो है आपका लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस को बैंकिंग का लाइसेंस देना। कहने का यह मतलब है कि लार्ज कॉर्पोरेट से क्या मतलब है, जैसे जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, आपने रिलायंस के बारे में सुना होगा, टाटा हो गया, अडानी हो गए, इस तरह के जो बड़े कॉर्पोरेट घराने होते हैं, हाउसेस होते हैं, उनको यहां पर प्रमोटर बनाया जा सकता है बैंक के अंदर। ऐसा रिकमेंडेशन दिया है क्योंकि अभी तक यह चीज अलाउड नहीं था। अगर कोई भी सपोज रिलायंस ने यहां पर बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो यहां पर आरबीआई पहले मना कर देती थी कि हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी काफी बड़ा बिजनेस है और आप ही यहां पर पैसा लेने जाओगे अपने ही बैंक से, तो यहां पर आपको तो बैंक आराम से पैसा दे देगी। तो इस तरह की चीजें पहले अलाउड नहीं होती थी। तो ये जो आपका इंटरनल वर्किंग ग्रुप का ये पूरा रिकमेंडेशन आया है, उन्होंने यहां पर कहा है कि हम इसको अलाउ कर सकते हैं। देखिए अलाउ कैसे कर सकते हैं, आपको पता है कि कोई भी जो कंपनी होती है या फिर बैंक भी होता है, उसके अंदर प्रमोटर्स होते हैं। उसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो एक्सिस बैंक के शेयर होल्डर्स कौन कौन हैं। जो जनरल पब्लिक है उसके पास करीब 5.45% शेयर है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, बाहर के कंपनीज हैं, उनके पास 48% शेयर है एक्सिस बैंक का, आप देख सकते हो। इसके अलावा यहां पर जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर का मतलब हो गया जो ओरिजिनल ओनर हैं, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया या फिर उन्होंने जो स्टार्ट किया था अपना ओरिजिनल शेयर किसी और को दे दिया, तो वो प्रमोटर कहलाते हैं। तो यहां पर आप देख पाओगे कि एक्सिस बैंक के प्रमोटर्स के पास 15% से कम शेयर है, क्योंकि यहां पर जो आरबीआई की गाइडलाइंस है वो ये कहती है कि 15 साल के बाद जो प्रमोटर का शेयर है वो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये 15% से आपको कम देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप है उनका यहां पर ये कहना है कि पहले यहां पर जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, उसके अंदर प्रॉपर चेंजेस करने चाहिए, जो सुपरवाइजरी मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो सभी चीज को करने के बाद जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, रिलायंस, टाटा, अडानी, इस तरह के यहां पर इन लोगों को जो बैंकिंग के प्रमोटर्स होते हैं वो अलाउ कर देना चाहिए। अब आप प्रमोटर बन जाओगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक तरह से जो रियल ओनर होता है, कहने का मतलब आप बहुत सारे डिसीजन ले सकते हो अपने बैंक के अंदर, अगर आपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया। और इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं इनके लिए कैपिटल डालना इस तरह के बैंकों में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा माना जा रहा था कि यहां पर काफी जल्दी इसको अप्लाई भी कर दिया जाएगा और ये यहां पर जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो एक तरह से ओन करने लगेंगे बैंकों को और एक तरह का क्रोनिक कैपिटलिज्म आने की समस्या हो सकती है। अब इसी चीज को देखते हुए यहां पर आप देख सकते हो जो फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर है रघुराम राजन जी और डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं विरल आचार्य जी, दोनों ने काफी शार्पली क्रिटिसाइज किया है इंटरनल वर्किंग ग्रुप के इस रिकमेंडेशन को। लेट मी टेल यू कि इन्होंने यहां पर तारीफ भी की है कि इंटरनल वर्किंग ग्रुप में कई सारे और अच्छे रिकमेंडेशन दिए हैं, लेकिन ये वाला जो रिकमेंडेशन है कि बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को एक तरह से बैंकिंग के लाइसेंस देना चाहिए, ये गलत है। और इसके बारे में आप देख सकते हो कि रघुराम राजन जी ने अपने लिंक्डइन आईडी पर एक प्रॉपर 3 पेज का बड़ा सा एक लेख लिखा है, उसी के बारे में मैं आप बताऊंगा। तो यहां पर सबसे पहला उनका क्वेश्चन क्या था,
वो पर्टिकुलरली यहाँ पर टाइमिंग को क्वेश्चन कर रहे हैं। कहने का मतलब है, उनका ये कहना है कि अभी हमें ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि हम जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनको यहाँ पर बैंकिंग का लाइसेंस दें, क्योंकि जो टाइम टेस्टेड एक तरह से जो रूल्स रेगुलेशन होता है वो ये कहता है आरबीआई का कि कोई भी कॉर्पोरेट हाउस यहाँ पर बैंकिंग का लाइसेंस नहीं ले सकता। तो ऐसी क्या चीजें पता चली हैं इंटरनल वर्किंग ग्रुप को जिसकी वजह से उन्होंने इस चीज के लिए अलाउ करने का रिकमेंडेशन दिया है। कॉन्ट्ररी उनका यहाँ पर रघुराम राजन जी और बिरला आचार्य का यह कहना है कि आज के डेट में जो पहले के टाइम ट्राइड एंड टेस्टेड लिमिट्स होती थी कि कॉर्पोरेट को अलाउ नहीं करना चाहिए, हमें उसी पर स्टिक रहना चाहिए, उनको अलाउ नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन आता है यहां पर, क्यों लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस को बैंकिंग का जो प्रमोटर है वो नहीं बनाना चाहिए? तो यहां पर इनका यह कहना है कि यह कंसंट्रेट कर देगा जो इकोनॉमिक पावर है कुछ कॉर्पोरेट हाउसेज में। यहां पर जब भी उनको लोन की आवश्यकता पड़ेगी तो जिस बैंक के वो प्रमोटर हैं तो आराम से, सपोज रिलायंस है, यहां पर रिलायंस ने प्रमोटर बन गई है, सपोज मैं कहता हूं एक्सिस बैंक का, तो एक्सिस बैंक के अंदर जो भी बड़े निर्णय है वो यहां पर अब रिलायंस ले सकती है। तो जब भी रिलायंस यहां पर उसको लोन चाहिए तो काफी आसानी से वो एक्सिस बैंक से पैसा ले लेगी। तो ये जो आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा इकोनॉमिक पावर का, वो सही नहीं है। यहां पर उनका ये तर्क दिया गया है रघुराम राजन जी और विरलाचार्य का कि भारत के अंदर लोग काफी बड़ी मात्रा में डिपॉजिट करते हैं अपना पैसा बैंकों के अंदर, और इसलिए किया जाता है क्योंकि आपने देखा होगा भारत के अंदर जो बैंक्स हैं, बड़े बैंक्स हैं स्पेशली, वो फेल नहीं होते हैं। आपने यस बैंक के भी केस में देखा होगा कि यस बैंक में थोड़े दिन के लिए कुछ प्रॉब्लम आई थी लेकिन उसको डूबने नहीं दिया गया। तो यहां पर भारत में हम बैंक को डूबने नहीं देते हैं। तो इसका यह कारण है जिसकी वजह से लोगों का भरोसा रहता है और लोग अपना पैसा जमा करते हैं बैंक के अंदर। तो अगर लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस को अगर हम ऐसा अलाउ कर देंगे बैंकिंग सेक्टर के अंदर तो एक तरह से यहां पर बैड लैंडिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब गलत तरीके से पैसा देना स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब यहां पर कई लोगों का तर्क आता है कि हमें इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए, जैसे कि आरबीआई है, उसके पास पावर होनी चाहिए, इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहिए। तो यहां पर रघुराम राजन जी और विरलाचार्य का एक और क्वेश्चन है कि पूरे हिस्ट्री अगर आप उठा के देखोगे तो जब भी इस तरह के कदम लिए गए हैं तो इसकी वजह से हमेशा जो बैड लोन की समस्या है वो हमेशा देखने को मिली है। भले ही कितना भी अच्छा और बढ़िया रेगुलेटर क्यों ना हो, जैसे कि आरबीआई इस केस में क्या है, रेगुलेटर है बैंकिंग सेक्टर के लिए, तो वो कितना ही अच्छा काम क्यों ना करें, लेकिन स्टिल वो हर जगह जाके तो नहीं देख सकते ना। आपने देखा होगा यस बैंक के केस में क्या हुआ था, काफी समय तक यस बैंक ने जो अपना बैड लोन है वो आरबीआई से छुपा के रखा था। इसकी वजह से यहां पर उसके बारे में जल्दी पता नहीं लग पाया। तो टाइमली और एक्यूरेट यहां पर जो इंफॉर्मेशन है बैंकिंग के बारे में वो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर को भी नहीं पता चल पाती है, भले ही वो कितना ट्राई कर लें। तो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होने से हम जरूरी नहीं है कि जो कॉर्पोरेट हाउसेज में एक तरह से साठ गांठ बन जाएगी बैंक के साथ, उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली भारत जैसे देश के अंदर। और यहां पर यह भी बोला गया है कि रेगुलेटर एक तरह से पॉलिटिकल प्रेशर में भी आ सकते हैं। उन्होंने यहां पर एग्जांपल दिया कि 2016 में हमने कई सारे रेगुलेशंस टाइट किए थे बैंकिंग सेक्टर के अंदर, लेकिन रिसेंटली उसको रिलैक्स किया गया है। तो यहां पर रेगुलेटर भी पॉलिटिकल प्रेशर में आ सकते हैं, जिसकी वजह से अगेन यहां पर क्रोनिक कैपिटलिज्म की समस्या देखने को मिल सकती। इसके अलावा उन्होंने एक और तर्क दिया कि सपोज मान के चलते हैं कि यहां पर सब कुछ अच्छे तरीके से चलेगा, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर भी सब कुछ काम करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो एक तरह से अनड्यू एडवांटेज मिलेगा बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को, क्योंकि अगर जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको भी लोन की आवश्यकता है, क्योंकि बिजनेस के एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे उनके लिए सबसे जरूरी क्या है, वो है पैसा, कैपिटल। यहां पर हम एक तरह से जो हमारे शरीर में ब्लड होता है वैसे बिजनेस के लिए ब्लड क्या है, पैसा है, एक तरह से मनी। तो यहां पर जो छोटे बिजनेस हैं वो उतना ज्यादा प्रेशर, एक तरह से लोन उतना आसानी से नहीं ले पाएंगे, लेकिन बड़े बिजनेस हाउस अगर उनको बैंकिंग के लाइसेंस मिल जाएंगे तो यहां पर आराम से वो ले सकेंगे। तो एक तरह से जो बिजनेस में भी, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में भी अगर आप देखोगे तो उनको अनड्यू एडवांटेज मिलेगा, जो कि अगेन सही नहीं होगा इकोनॉमी के लिए। लेकिन स्टिल यहां पर उन्होंने एक और तर्क दिया कि यहां पर कई लोगों का कहना होता है कि भारत के अंदर और ज्यादा बैंकिंग पेनिट्रेशन की आवश्यकता है और भी रूरल एरियाज में बैंकिंग होना चाहिए, तब जाकर हम यहां पर डिजिटल इंडिया और कई सारी चीजों को कर सकते हैं, लोगों को फाइनेंस से जोड़ सकते हैं। तो उनका यह कहना है कि यहां पर जो आरबीआई का अप्रोच है कि जो ऑलरेडी फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वॉल्व है उन्हीं को बैंकिंग के लाइसेंसेस वगैरह दिया जाए, वो एक सही अप्रोच है। इसके लिए हमें बड़े बिजनेस हाउस को बैंकिंग का लाइसेंस देने की आवश्यकता नहीं है। उनका यह भी कहना है कि आरबीआई ने ऑलरेडी पेमेंट बैंक के लिए बिजनेस हाउसेस को अलाउ किया हुआ है। जी हां,
जो बिजनेस हाउसेज होते हैं वो पेमेंट बैंक का लाइसेंस ले सकते हैं। और पेमेंट बैंक क्या कर सकते हैं कि रिटेल लेंडिंग के लिए यहां पर अलग अलग बैंकों के साथ टाई अप कर सकते हैं। तो अगर हमें बैंकिंग पेनिट्रेशन करना है तो वो तो ऑलरेडी इसके लिए प्रोविजन लाया गया है। हमें इंडस्ट्रियल हाउसेज को अगेन यहां पर बैंकिंग फुल फ्लेजेड बैंकिंग लाइसेंस देने की क्या आवश्यकता है। और रिसेंट का जो पूरा एग्जांपल रहा है जैसे IL&FS हो गया, यस बैंक हो गया, ये काफी बड़ा एग्जांपल है जिसकी वजह से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा यहां पर एक और उन्होंने क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश की, दैट इज सेलिंग ऑफ PSBs, दैट इज जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं उसको बेचने की भी बात चल रही है। तो इसके ऊपर यहां पर जो विरल आचार्य जी और रघुराम राजन जी का ये कहना था कि अगर हम इसको भी पब्लिक जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं अगर उसको बेचते हैं तो अगेन ये काफी बड़ा मिस्टेक होगा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इंस्टेड यहां पर उनका ये सजेशन था कि पब्लिक सेक्टर बैंकों के अंदर गवर्नेंस में प्रोफेशनलिज्म लाने की आवश्यकता है। और अगर हमें स्टेक्स बेचना भी है तो ब्रॉडर पब्लिक को बेचना है, मतलब जो जनरल पब्लिक होता है उसको यहां पर शेयर्स बेचने की आवश्यकता है, रादर देन सेलिंग इट टू बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल और कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं। एक और यहां पर उन्होंने अपना कंसर्न जताया, दैट इज रिगार्डिंग पेमेंट बैंक। मैंने जो वीडियो बनाया था, अगर आप में से लोगों ने देखा होगा, मैंने उसमें आपको बताया भी था कि जो पेमेंट बैंक है वो अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है स्मॉल फाइनेंस बैंक में विद इन 3 इयर्स। पहले ये लिमिट था वो था आपका 5 साल का। अगर पेमेंट बैंक का एक्सपीरियंस है 5 साल का तो ये वो अप्लाई कर सकता है स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने के लिए। लेकिन रिसेंटली ये जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप का रिकमेंडेशन आया है उसमें ये बोला गया है कि 3 साल के अंदर रादर देन 5 इयर्स, 3 साल के अंदर भी वो अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन किया गया है जो रघुराम राजन जी हैं और विरल आचार्य जी हैं उनके द्वारा। इनफैक्ट सिर्फ उन्हीं के द्वारा नहीं, यहां पर आप देख सकते हो कि जो S&P है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने भी यहां पर कंसर्न जताया है जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप के रिकमेंडेशन आई है कि कॉर्पोरेट हाउसेस को बैंकिंग सेक्टर में अलाउ करना चाहिए। इनफैक्ट यहां पर जो अपोजिशन पार्टी है उनके भी ट्वीट आप देख सकते हो, उनके द्वारा भी लगातार क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज यहां पर बताता हूं कि ये जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप था उन्होंने एडमिट किया है एक और चीज कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कंसल्टेशन किया था इस पूरे प्रपोजल के लिए। तो ये वाला जो प्रपोजल था कि हमें कॉर्पोरेट हाउसेस को अलाउ करना चाहिए प्रमोटर बनाने के लिए इन अ बैंक, उसमें यहां पर एक एक्सपर्ट ने अपनी अलग ओपिनियन मांगी थी। एक एक्सपर्ट का कहना था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये भी मैं जस्ट आपको बताना चाहता था कि जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप है उन्होंने जिस एक्सपर्ट से यहाँ पर राय मशवरा किया है उनमें से एक एक्सपर्ट ने डिनाई भी किया था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था कि रघुराम राजन जी ऐसा क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, उनका क्या तर्क है, ये मेरा मकसद था आपको बताना यहाँ पर। और एंड में मेरा भी कहीं ना कहीं अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहोगे तो स्टिल हाँ, मेरा भी ऐसा मानना है कि जो बड़े हाउसेज हैं उनको डायरेक्टली बैंकिंग के साथ अभी नहीं जोड़ना चाहिए, सही एनवायरनमेंट नहीं है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोचो कि बोरोवर भी वही है और लेंडर भी अगर वही हो जाएगा तो यहां पर डिफरेंस कुछ नहीं रह जाएगा। यहां पर जनरल पब्लिक का बहुत सारा पैसा जमा होता है बैंकों के अंदर। अगर कल के डेट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अगेन जो नुकसान है वो जनरल पब्लिक का ही देखने को मिलता है। अगर जनरल पब्लिक का डायरेक्ट नहीं होता है तो यहां पर क्या होता है, जो सरकार है वो बेल आउट करती है, तो अल्टीमेटली यहां पर नुकसान टैक्स पेयर्स का ही होगा। तो ऐसा अलाउ मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से करते होंगे तो रिसेंटली आपको पता होगा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है उसमें सरकार अमेंडमेंट लेकर आई थी। ये अमेंडमेंट कौन से चीज पर लागू किया गया है, क्या आप मुझे बता सकते हो? 4 ऑप्शन है। मैं जो इसका राइट आंसर है अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।